Good morning friends, myself Shishir Pandey and today I will be discussing the overview of the mechanism of DNA replication. This is only an overview, this is not in depth of the process of what we call as DNA replication. इसका बहुत simple reason ये है कि DNA replication एक बहुत ही बड़ा process है जिसमें बहुत सारे enzymes involved होते हैं और बहुत सारे replicative factors involved होते हैं। इस सेशन में मैं सिर्फ 3 चीजों की ब्रीफिंग करूंगा कि डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की साइट क्या होती है और एक छोटा सा ओवरव्यू कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म और पर्टिकुलरली वो प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट जिसमें डीएनए पॉलीमरेजेस एंड रेप्लिकेटिव फैक्टर्स का यूज होता है और इन रेप्लिकेटिव फैक्टर्स को हम रेप्लिकेटिव जीन्स भी कहते हैं। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेजेस एंड रेप्लिकेटिव फैक्टर्स इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये तो डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए वर्ड नहीं यूज कर सकते। उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो साइट है डीएनए रेप्लिकेशन की वो क्या होती है। तो देखिए जो न्यूक्लियस होता है सेल का बेसिकली उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें फ्रंट में हेलिकेज एंजाइम लगता है और वो डीएनए रेप्लिकेशन फोक के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता रहता है और एक रेप्लिकेशन फोक जनरेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे 2 हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट जनरेट हो जाएंगे जैसे इस डायग्राम में हम यहाँ देख सकते हैं। अब इन दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में से कोई एक ऐसा एक स्ट्रैंड होगा जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और जिस पर डीएनए की सिंथेसिस होगी और इसी टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेजेस और रेप्लिकेटिव फैक्टर्स लग जाएंगे जो आगे जाके डीएनए का डुप्लीकेशन करेंगे। तो जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड एंटायरली न्यू सिंथेसाइज हो जाता है जो कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं उनसे बेस पेयरिंग के कारण जनरेट होता है। अब आप यहां पे इस बात को समझिए कि जो नया स्ट्रैंड है और जो पेरेंटल स्ट्रैंड है आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जब कभी भी कोई भी एक डीएनए सेगमेंट बनता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो कि प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं कि उस स्ट्रैंड का मिथाइलेशन होता है। तो कोई भी नया स्ट्रैंड जब तुरंत बनता है या नेसेंट फॉर्म में जनरेट होता है तो वो हमेशा अनमिथाइलेटेड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेरेंटल स्ट्रैंड में मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों स्ट्रैंड्स का मिथाइलेशन हो चुका है और ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स की तरह काम करेंगे। जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देखिए यहाँ पे दो डीएनए बन जाते हैं जिसमें एक जो है मिथाइलेटेड है और एक अनमिथाइलेटेड है। तो जो अनमिथाइलेटेड है वो स्ट्रैंड है जो नया बना है जो अपटेक ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लास्ट के कारण जनरेट होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यहाँ पे मैंने क्यों डुप्लीकेशन वर्ड यूज किया और मैंने क्यों यहाँ पर कार्बन कॉपीज वर्ड नहीं यूज किया। अगर ये दोनों स्ट्रैंड शुरुआत से ही मिथाइलेटेड होते तब मैं यहां पर कार्बन कॉपीज का वर्ड यूज कर सकता था और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड है और जो नया स्ट्रैंड है वो अनमिथाइलेटेड है, इसलिए मैं यहां पर कार्बन कॉपीज का वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो अब तक मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन
और साइट ऑफ लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया है। चलिए अब चलते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म होता है उसका ओवरव्यू की हम यहां पर बात करते हैं, और हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो मैंने आपको भी बताया था कि हेलिकेज जो है टेम्पलेट्स को जनरेट कर लेता है, और देखिए एक जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट की तरह यहां पर काम करेगा। अब बेसिकली जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जिसके पास 3 प्राइम फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसीलिए वो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन नहीं कर सकता, जिस कारण से डीएनए प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री का मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जो कि यहां पर बेसिकली आरएनए प्राइमर की तरह काम करता है। अब ये आरएनए प्राइमर बेसिकली होता क्या है? एक आरएनए प्राइमर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 प्राइम फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कर सकता है। अब यहां पर यह देखा जाता है कि जो ये आरएनए प्राइमर है, इनिशियली इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which among the following molecules initiates the process of replication? Answer is RNA polymerase। तो ये बेसिकली 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का यहां पर एडिशन कर देता है। तो ये बेसिकली 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करके डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। और उसके बाद जब 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये आके इस आरएनए प्राइमर को यहां से हटा देगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो ऑरेंज सर्कल मैंने बना रखा है ये मेरा डीएनए पॉल 1 है, और ये जो छोटा सा मैंने ऑरेंज सर्कल बना रखा है ये मेरा आरएनए प्राइमर है। तो जिस समय आरएनए डीएनए पॉल 1 आरएनए प्राइमर का रिमूवल कर रहा होता है, उसी समय ठीक एक और एंजाइम जिसे हम डीएनए पॉल 3 कहते हैं उस स्ट्रैंड पर आ जाता है। इस डीएनए पॉल 3 को हम मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम कहते हैं, क्योंकि 3 तरीके के पॉलीमरेजेस में डीएनए पॉल 3 ही एक ऐसा एंजाइम है जिसका हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन रेट होता है, और इसीलिए हम इसको मेन या कोर एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या इलोंगेटिंग एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जैसे ही यहां पे आरएनए पॉलीमरेज की देखिए एंट्री होगी, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 की एंट्री होगी, ये यहां पर इलोंगेशन ऑफ द चेन न्यूक्लियोटाइड चेन करना शुरू कर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं तो उसमें से एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और एक स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। कभी भी कोई भी प्रोसेस जब इनिशिएट होता है तो इनिशियली सारे फैक्टर्स और एंजाइम्स अप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे चलता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंजाइम की या खासकर रेप्लिकेटिव फैक्टर्स या रेप्लिकेटिव जीन्स का डिप्राइवमेंट होने लगता है, जिस कारण से जो प्रोसेस है बार बार रुकता है और बार बार रीइनिशिएट होता है। कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर डीएनए मैकेनिज्म में देख पाते हैं। तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होता है और उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जहां पर हम डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स देखेंगे। तो यहां पर जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें रेप्लिकेटिव फैक्टर्स का, देखिए मैं यहां पे एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं रेप्लिकेटिव फैक्टर्स, मैं यहां पे इस चीज की बात नहीं कर रहा कि कौन से रेप्लिकेटिव फैक्टर का एक्चुअली जो डिप्राइवमेंट है उस प्रोसेस में हो गया। ये इन डिटेल जब हम बहुत इलैबोरेटिव स्टडी करते हैं रेप्लिकेशन की तो हम वहां पे इस चीज की बात करेंगे। अब ये वाला स्ट्रैंड देखिए डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो गया, तो यहां पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स के जनरेट हो जाते हैं। अब यहां पर बार बार प्रोसेस रीइनिशिएट हो रहा है। इसका क्लू मैं आपको यहां पे देता हूं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें देखिए एक ही बार सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है, बल्कि जो हमारा डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज या जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज जो मैंने ऑरेंज सर्कल से बनाया हुआ है यहां पर यूज होते हैं। अब
जब ये स्ट्रैंड बन जाता है तो ये जो सेगमेंटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो सबसे पहले इनको एक जापानीज वर्कर ने डिस्कवर करा था और उनका नाम था ओकाजाकी। इसीलिए इन फ्रैगमेंट्स का नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स पड़ता है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होते हैं और हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये डीएनए डैमेज में इनका रोल आ जाएगा। इसीलिए इनका वापस से कंटिन्यूअस फॉर्म में सिंथेसाइज होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होता है, चलिए इसको यहां पर समझते हैं। पहले तो ये फ्रैगमेंट्स यहां पर डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होंगे और यहां पे देखिए ये गैप होंगे। तो अगर हम यहां पे कुछ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कर दें और उसके बाद उसकी सीलिंग कर दें, ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे अगर हम कोई दीवार बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ब्रिक्स रखनी पड़ती हैं और ब्रिक्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स की तरह काम करेंगी और जो सीमेंट हम उसके बीच में भरते हैं वो सीलिंग एंजाइम की तरह काम करेगा, जिसे हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो सीलिंग है वो एक्चुअली तो डीएनए लाइगेज करता है, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो डीएनए लाइगेज होता है, लेकिन डीएनए लाइगेज बॉन्ड एस्टैब्लिशमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सबस्ट्रेट मौजूद ना हो, जब तक कि उसमें न्यूक्लियोटाइड ना हो। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करने का काम जिस एंजाइम का होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। तो इन गैप्स में दो चीजें होती हैं एक्चुअली, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा और जो उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड स्टैब्लिश करके उनको सील करेगा उनको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू होता है जिसमें हमने ये देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था दोनों तरफ का, देखिए वो शुरुआत से ही क्या था, मिथाइलेटेड था, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड जो बेस पेयरिंग ऑफ द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म उनसे बना है, ये अनमिथाइलेटेड है। दैट मीन्स कि जो अंदर वाले स्ट्रैंड्स होंगे ये हमारे नए स्ट्रैंड होंगे और जो ये बाहर वाले स्ट्रैंड्स हैं जो कि मिथाइलेटेड हैं ये हमारे बेसिकली पेरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होता है कि द टू स्ट्रैंड्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। तो देखिए यहां पे 5 प्राइम से 3 प्राइम है और यहां पे 3 प्राइम से 5 प्राइम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, जो प्रोसेस होगा वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो अगर पेरेंटल स्ट्रैंड देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो जो नया स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस यहां से होगी और उसका डायरेक्शन भी देखिए 3 प्राइम के ऑपोजिट 5 प्राइम आएगा और ये नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड में हो, देखिए यहां पे 5 प्राइम से 3 प्राइम है, चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड में हो वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर ही होगी। तो आज मैंने एक बहुत छोटा सा डिस्कशन लिया है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस की डेफिनेशन, उसकी साइट ऑफ लोकेशन और जो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है।